Hello students, welcome back to our channel Sakuntlam Academy for you. I am your mentor. My name is Sakuntlam. I have been teaching physics and chemistry for last 3 years. I have also worked with Allen Coaching Institute. Let's continue this journey of teaching and learning. इस वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं कि यह वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आज का वीडियो खास तौर पे 11th क्लास के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस वीडियो के साथ साथ आप अपना नोट्स प्रिपेयर भी कर सकते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड नेचुरल फिनोमेना। इन दिस वीडियो आई विल explain about physics and mathematics. What is the relation between physics and mathematics and basic mathematical tools? Why we need to study mathematics? आखिर हमें मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है? मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ इज फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली बात यह है, जब तक आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप फिजिक्स को इजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इट बिकम्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर एंड इट्स बिहेवियर विदाउट नोइंग द मैथमेटिक्स। दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मॉसेस, लेट्स सपोज दैट यह कोई एक बॉडी है, बॉडी नंबर 1 और यह बॉडी है बॉडी नंबर 2। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहे हैं। कौन से फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। इन पे भी लग रहे हैं Fg क्योंकि इनके पास कुछ मास है। इनका मास m1 होगा, इनका मास m2 होगा, मान लिया मैंने। तो उनके बारे में न्यूटन्स कहते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यह स्टेटमेंट हम बोलते हैं तो काफी लंबा हो जाता है। अब हर जगह इतना लंबा स्टेटमेंट लिख पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखने का प्रयास करें तो हम इसे मैथमेटिकली इजिली वन लाइन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स Fg is directly proportional to the product of masses, that is m1 into m2, and it is inversely proportional to a square of distances between them. When combining these two equations we get f of g directly proportional to m1 m2 divided by r square। यह तो बेसिक लॉ है जो हमने अपने बचपन के क्लासेस में पढ़ा होगा। इसी तरह की बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं फिजिक्स में जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, जिन्हें समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट टू डिस्कवर, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द laws of nature। Mathematics is the language of physics। Mathematics को फिजिक्स का लैंग्वेज कहा गया है। क्यों कहा गया है? Because it becomes easier to describe, understand and apply the physical principles if one has a good knowledge of mathematics। For examples के लिए हमारे अंदर बहुत सारी मैसेज है, थॉट है। हमें उस थॉट को दूसरे पर्सन तक क्या करना है? कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज हिंदी हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकते हैं। उसी तरह से फिजिक्स क्या है? थॉट है। इस फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, वो होती है मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स से फिजिक्स को समझ पाना ईजी हो जाता है। इसको हम एक और तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि यह एक बस है और आपको पटना से दिल्ली जाना है। अगर आप पटना से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप एक अच्छा बस चूज करेंगे, वैसा बस चूज करेंगे जिसमें टीवी लगा हो, ताकि आपका जो जर्नी है वह जर्नी कंफर्टेबल हो। आपका जर्नी कंफर्टेबल होना चाहिए। बट अगर मान लेते हैं आप एक ऐसा बस चूज कर ली जिसमें टीवी भी ना हो, एयर कंडीशन भी ना हो, तब आपको सफोकेशन फील होगा। आपकी जर्नी जो होगी सो क्या होगी? टोटली खराब हो जाएगी।
तो इस तरह से फिजिक्स को भी एक जर्नी है। इस फिजिक्स के जर्नी को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्यों? अगर आपको मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज नहीं होगा, गुड नॉलेज नहीं होगा, देन आप समझ नहीं पाओगे। फिजिक्स को समझ पाना बहुत दूर की बात है। इसीलिए हम पहले बेसिक मैथमेटिकल्स टूल्स को स्टडी करेंगे। बेसिक मैथमेटिकल्स टूल्स स्टडी करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने खुद से फिजिक्स पे, लॉ पे आ जाएंगे। मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स क्या है? जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, कोई भी मैकेनिकल वर्क करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमें टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम खेत में काम करते हैं तो हमें हल की जरूरत पड़ती है, खुरपी की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से हमें मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, हमें मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब इजीली सॉल्व करना होता है तो हमें भी मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है। अब ये मैथमेटिकल टूल्स क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स आर द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स विच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इजीली। जिस तरह से फिजिकल वर्क को करने के लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो टूल्स होते हैं कुछ इस तरह का। आपने देखा होगा, इसे भी आप जानते होंगे, इसे भी आप जानते होंगे। कौन नहीं जानता है टेस्टर को, स्क्रू ड्राइवर को, हैमर को, हर कोई जानता है। बट अब मैथमेटिकल टूल्स क्या है? मैथमेटिक्स में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स क्वाइट फनी ना। मैथमेटिक्स में हमें जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन की। किसकी? डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल टूल्स जो है वो हमारा है डिफरेंशिएशन। इनके बदले में हमें यूज पड़ेगा जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमें यूज पड़ेगा इंटीग्रेशन का। और इनके टेस्टर के बदले में हमें यूज पड़ेंगे, वो होते हैं वेक्टर्स। हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। किसमें? मैथमेटिकल टूल्स में। तो हम समझेंगे धीरे धीरे कि क्या होते हैं डिफरेंशिएशन, क्या होते हैं इंटीग्रेशन, क्या होते हैं वेक्टर्स। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की तरफ धीरे धीरे प्रोसीड करते करते सीखेंगे। सारा कुछ सीखने वाले हैं, बस आप एक पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखिए। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स, न्यूटन मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स बाय इन्वेंटिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूटन, जो एक फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैथमेटिक्स में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। किस तरह से? उन्होंने क्या किया? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इन्वेंशन किया। क्यों? क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फिजिक्स को समझ पाना पल्ले की बात ही नहीं है, अपने पल्ले की बात ही नहीं है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को इन्वेंट किसने किया? न्यूटन ने किया। अब देखिए, एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूं। क्या? देखिए, अब ये बंदा है उल्टी खोपड़ी का, इसे एक सूखा पेड़ मिला। इसने क्या किया? ब्लेड से पेड़ काटना शुरू किया। कटिंग अ ट्री विद अ ब्लेड। क्या आपको लगता है यह जो काम कर रहा है वह काम इस जन्म में हो पाएगा? ब्लेड से कोई आदमी पेड़ काट सकता है क्या? नहीं ना। मतलब हमें इंपॉर्टेंट देना है, टूल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ टूल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कहे कि चलो भाई ब्लेड से तुम पेड़ काटो, ये तो गलत टूल दे दिया आपको, होने ही वाला नहीं है। ये वर्क कभी फिनिश ही नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। इस काम को कंप्लीट होने के लिए बहुत टाइम, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। या हम ये कह सकते हैं यह काम कंप्लीट ही नहीं होगा। उसी तरह से हमें मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ना है, समझना है, और हमें यह भी देखना है कि किस प्रॉब्लम में हम कौन से मैथमेटिकल टूल्स को अप्लाई करेंगे। हमें कहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करना है, कहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना है, कहाँ पे वेक्टर का यूज करना है, कहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स है, हम उनको पढ़ने के लिए बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। देखते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या कह रहा है। फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स in which one is assumed to be dependent and the other independent variables। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स मीन्स जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो या जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हमने पढ़ा होगा x की वैल्यू, जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते थे तो x की वैल्यू आती थी, तो हमें x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, हमें पता नहीं था।
इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स में जिसकी वैल्यू हमें नोन नहीं हो, जिसकी वैल्यू अननोन हो। और अगर हम बात करते हैं 2, अगर हम बात करते हैं 3 या फिर 4 या फिर 5, ये सब क्या है, इन सब की वैल्यू कांस्टेंट होती है। 2 की वैल्यू ये हमेशा 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेंगी, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। जबकि x की वैल्यू, y की वैल्यू जब हम कोई अननोन मानते हैं तो उनकी वैल्यू चेंज होती है। तो अब देखते हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या है। फंक्शन कहता है कि यह एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, 2 वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं मानता हूं वेरिएबल नंबर 1 x एंड वेरिएबल नंबर सेकेंड इज y, x और y 2 वेरिएबल है, इनके बीच का एक रूल ऑफ रिलेशनशिप, रूल ऑफ रिलेशनशिप मतलब कुछ रिलेशन होगा इनका, x और y का कुछ रिलेशन होगा, वो बोल रहा है फंक्शन। रिलेशन होगा जिसमें से कि एक जो है वन इज एज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट, जिसमें से एक वेरिएबल को हम डिपेंडेंट मानते हैं और दूसरे को हम इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं। देखिए जैसे इसमें ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये कैसे हुआ मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी से कुछ पैसे उधार लेते हो, कहते हो भाई मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसे दो, तो पैसा दिया मान लिए P, तो वो बोलेगा भाई अब कितने समय के लिए पैसे लोगे, आप बोलोगे कि समय का पता नहीं, जब मेरे पास हुआ तो मैं आपको दे दूंगा। तो बोला ठीक है, तो रेट बोले कितना पैसे लो, अगर मैं देता हूं किसी को पैसे या फिर आप लोगे पैसे तो वो कुछ ना कुछ रेट लगाएगा। रेट लगाया क्या, 10%, 5%, कुछ ना वो फिक्स रेट लगाएगा। तो मान लेते हैं आपका रेट हो गया R और टाइम आपको नहीं पता है, टाइम कुछ भी सकता है, तो मानते हैं टाइम आप T लगा लिए, ठीक है। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, PTR/100। जहां पे आपको जो पैसा वो दिया है वो पैसा क्या है, ये अगर 1000 रुपये दे दिया है तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका चेंज नहीं होगा। रेट अगर उसने 10% आपका रेट पे दिया है तो वो भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन टाइम, अब आपने बोला है कि पैसे तो मैं आपको दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब मेरे पास अवेलेबल होगा तब। तो आपके पास अवेलेबल कब होगा ये पता नहीं है, मतलब टाइम जो है सो क्या है, ये वेरी कर रहा है कि आप उसको पैसे कब वापस करोगे, 1 साल के बाद करोगे, 6 मंथ के बाद करोगे, 2 साल के बाद करोगे, नहीं पता। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ही, मतलब आप देख सकते हो। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो है जितना दिन तक आप उसका पैसा रखोगे उतना दिन तक आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड्स कर रहा है किस पे, टाइम पे। सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड्स कर रहा है टाइम पे, मतलब अगर टाइम को हम इंक्रीज करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं टाइम को डिक्रीज करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। In this way we can see that simple interest is the dependent variable and time is the independent variable। चूंकि यह भी वेरी कर रहा है और यह भी वेरी कर रहा है, इसलिए ये दोनों का दोनों वेरिएबल है, यह भी वेरिएबल है और यह भी वेरिएबल है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यह टाइम पे डिपेंड कर रहा है और टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये खुद वेरी होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए तो अब देखिए ये क्या था, इनका एक रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, वो बोलता है सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वो फॉर्मूला क्या है, PTR/100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। इसका मतलब जो भी कोई 2 वेरिएबल जिसमें से एक डिपेंडेंट होगा दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वह कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, कुछ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तब वो फंक्शन कहलाएंगे। तो फंक्शन क्या है, एक रूल ऑफ रिलेशनशिप है। इसी को हम अगर सिंपल टर्म में बोलो तो जस्ट इट इज अ फॉर्मूला। फंक्शन इज क्या, यह एक फॉर्मूला है। मैं इसको बोल सकता हूं कि यह क्या है, फॉर्मूला है। चलिए अब डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। आपने अभी डेफिनेशन समझा, अब इस डेफिनेशन को, ये स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकली कैसे इसको हम लिखते हैं, उस पर समझने के प्रयास करते हैं। चलिए मैं इरेज कर देता हूं, सॉरी। मैथमेटिकली हम फंक्शन को डिनोट करते हैं
इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इस नोटेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको हम रीड क्या करेंगे, कैसे इसको पढ़ना क्या है, इसको हम रीड करेंगे, रीड एज, आप इसको दो तरह से रीड कर सकते हो। फर्स्ट, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। और सेकेंड ये बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू f ऑफ x। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा है यहाँ पे जब इस मैथमेटिकल जब एक्सप्रेशन देखते हैं, इसमें जो है आपका जो ये f दिख रहा है ना, यही f जो है सो रूल ऑफ रिलेशनशिप है। इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ रिलेशनशिप। फंक्शन हमारा जो है सो यह f है, इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। और यह जो y जो है यह है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और यह जो x आप देख रहे हो, यह x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप देख सकते हो क्या कि मैथमेटिकली इसको हम कितना शॉर्ट में लिख दिए ना, यही तो मैथ्स की खूबियां है। तो यहाँ पे f रिप्रेजेंट्स कर रहा है आपको फंक्शंस को, y रिप्रेजेंट्स कर रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को, और x रिप्रेजेंट्स कर रहा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये हुआ आपको मैथमेटिकली किसी फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, चलिए अब हम इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिर फंक्शन का मीनिंग क्या है। फंक्शन का मीनिंग ये है, अगर आपको कोई बोलता है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है और या फिर एफ ऑफ एक्स है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मत से आप क्या समझते हो? तो मैं बोलूँगा इससे आप यह समझते हो कि अगर आप x को चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ अगर x को आप अल्टर करते हो, x में कुछ भी चेंज करते हो तो y ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे, इसीलिए। तो फंक्शन का मतलब यह होता है, इट मीन्स इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, y विल अल्टीमेटली चेंज। अब इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? देखिए, मैं ऐसा मान के चलते हैं कि फंक्शन जो है सो क्या है, एक मशीन है। कैसा मशीन है? देखिए कैसा मशीन है। आपने गन्ने की जूस पीने वाली मशीन देखे होंगे, बिल्कुल वैसा मशीन है। गन्ने का जूस जो देता है ना मशीन, गन्ना, एक तरफ से आप गन्ना लगाते हो, एक तरफ से आपको, तो क्या ये मान लेते हैं कि ये मशीन है, जिस मशीन का नाम है एफ मतलब फंक्शन। आप इसमें देते क्या हो? आप इसमें देते हो इनपुट वैल्यू, जिसको आप बोलते हो x, और इससे निकलता क्या है आपका? इससे निकलता है आपका y, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट वैल्यू। तो ये है आपका इनपुट वैल्यू और ये है आपका आउटपुट वैल्यू। और इसी आउटपुट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। अब फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन है एफ जो है सो हमारा फंक्शन है, और इसको हम डोमेन भी बोलते हैं। डोमेन जो हम फीड करा रहे हैं, जो इस फंक्शन को हम दे रहे हैं, उसको हम डोमेन बोलते हैं। और फंक्शन जो हमें आउटपुट रिजल्ट दे रहा है, उसे हम रेंज बोलते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे सब्जेक्ट में तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स बता रहा हूँ सो डैट कि आप फिजिक्स को इजीली समझ सको, अंडरस्टैंड कर सको। चलिए, तो आपको डोमेन और रेंज क्या क्लियर हो गया। जो कोई वैल्यू हम फंक्शन में फीड कराते हैं, उन सभी वैल्यू को, इनपुट वैल्यू को हम डोमेन बोलते हैं, और फंक्शन का जो आउटपुट वैल्यू निकलता है उसे हम रेंज कहते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट function is a kind of machine that produces an output value fx in its range whenever we feed it an input value x from its domain। जो भी मैंने समझाया उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे। चलिए हम एक और एग्जांपल से इस फंक्शन को क्लियरिफाई करना चाहते हैं। देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा 4-5 क्लास में सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। ये सर्किल है, सपोज दैट ये सर्किल है, इसका रेडियस
आर, एरिया इसका ए, कैपिटल ए। चलिए हम कैसे लिखते हैं, एरिया कैपिटल ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो पाई है आपका वो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमें पता होती है। चलिए हटा, साइड हो गया। अब ये एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है आर पे, मीन्स रेडियस पे। अगर यह सर्किल छोटा होगा तो इनका एरिया कम होगा, अगर यह सर्किल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो इनका रेडियस बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएंगे तो इनका रेडियस और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, क्योंकि मैंने आपको बताया था फंक्शन एक रूल ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें एक क्वांटिटी होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी या वेरिएबल, दोनों वेरिएबल होते हैं। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो एरिया डिपेंड्स कर रहा है रेडियस पे, तो ये हम बोल सकते हैं एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, मैं कुछ वैल्यू रख के देखना चाहता हूँ। अगर रेडियस को मैं करता हूँ 1, देन इस एरिया इक्वल्स टू पाई। अगर मैं रेडियस को करता हूँ 2, देन एरिया हो जाएगा 2 2 जा 4 4 पाई। अगर मैं रेडियस को करता हूँ 3, देन इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका 9 पाई। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे रेडियस को मैं चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे एरिया इसका चेंज हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एरिया जो है सो फंक्शन है रेडियस का। वेरी गुड। अब देखिए फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ V ऑफ अ बॉल सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय द फंक्शन V ऑफ r। इसको रीड करेंगे V ऑफ r, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था f ऑफ x इसको पढ़ते हैं तो ये f की जगह यहाँ पर V है और r की जगह पे यहाँ पर x है, सेम इसलिए इसको हम पढ़ेंगे V ऑफ r इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू। द वॉल्यूम ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 3 मीटर ईच। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 3 मीटर, अगर बॉल का रेडियस 3 मीटर होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। सिंपल है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट वैल्यू देते हैं तो ये आउटपुट रिजल्ट हमें देता है। तो हम देखेंगे कि यह इनपुट वैल्यू हमें कहाँ देना है, इनपुट वैल्यू हमें देना है फंक्शन में, मतलब हमें उस मशीन में उस फॉर्मूला में डालना है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फंक्शन का यही है, यही तो दिया हुआ है तो हमें पता है। चलिए इसको मैं एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में V ऑफ r इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू। हमें सिंपल करना क्या है, पूछ रहा है कि बॉल जिसका रेडियस 3 मीटर है उनका पूछ रहा है वॉल्यूम। तो इस रिलेशनशिप में, इस फॉर्मूला में जहां जो इनपुट वैल्यू है वहां पे हम डालेंगे 3 मीटर। तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू यहीं पे डाल सकते हैं। इनपुट वैल्यू हम कहाँ पे डाल सकते हैं, इनपुट वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इससे जो रिजल्ट है वो आउटपुट वैल्यू निकल जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। तो V ऑफ 3 मीन्स वॉल्यूम ऑफ बॉल हुज रेडियस 3 मीटर, ये हुआ इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, और आर के बदला हम वैल्यू पुट की 3 मीटर, 3 इनका होल किया, दैट इज इक्वल्स टू 36 पाई मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक फार्मूला है। फार्मूला में हमें क्या करना है, इनपुट वैल्यू को पुट करना है, इससे जो आउटपुट निकलेगा। अब यह क्या निकला, यह आउटपुट निकला। मैंने दिया कि इनपुट वैल्यू दिया हमने 3, इसमें आउटपुट वैल्यू हमें निकला ये, यही तो रिजल्ट आया। बस यही तो पूछ रहा था, सिंपल है ना। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं फंक्शन से रिलेटेड। सपोज दैट द फंक्शन f, अब दिया हुआ है फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स r बाय फॉर्मूला f ऑफ r इक्वल्स टू 2 इंटू r ऑफ -1 प्लस 3। अब इसको हमें करना क्या है, देख लीजिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है
इवेल्युएट एफ एट द इनपुट वैल्यूज 0, 2, x+2 एंड एफ ऑफ 2। इवेल्युएट करते हैं, मतलब फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, मशीन दिया हुआ है आपको, मशीन से क्या कर रहा है, आपको इनपुट वैल्यू को पुट करना है मशीन में, जो आउटपुट आएगी वही रिजल्ट हो जाएगा इसका। चलिए ट्राई करते हैं। पहला कह रहा है कि इवेल्युएट एफ एट द इनपुट वैल्यू 0 पे इनपुट निकालना है हमें, सॉरी आउटपुट निकालना है। तो एफ ऑफ 0, क्यों? क्योंकि हमें इनपुट वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे आर की जगह पे। तो आर की जगह पे जब हम 0 पुट करते हैं देन 2, यहाँ पे भी 0 पुट करना पड़ेगा आर की जगह पे 0, क्योंकि हमें पता है मशीन में जब हम गन्ना ला लेंगे तो आउटपुट निकलेगा। तो हमें गन्ना का मतलब में क्या है, यहाँ पे 0 है तो 0 पुट करिए, 0 माइनस ऑफ 1 प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 आ जाएगी। ओके चलिए अब देखते हैं, अब एड 2 पे निकालना है। 2 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको उठाएंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं एफ ऑफ 2, तो हो जाएगा 2 - 1 1 2, कितना वैल्यू हो जाएगा, 5 वैल्यू आ जाएगा। सिंपल है। अब हमें निकालना है x+2 पे। अब तो ये थोड़ा देखने में लग रहा है कि x+2 है, ऐसी कुछ भी कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, इजी है बिल्कुल। करना क्या है, जो भी वैल्यू मिल रहा है ना आपको, उस वैल्यू को आपको उठाना है और इस वैल्यू को पुट करना है r की जगह पे। तो यहाँ पे x+2 है तो हम x+2 को पुट करेंगे r की जगह पे। सिंपल है, तो हम पुट करके देखते हैं। तो एफ, अब यहाँ पे हमें इनपुट वैल्यू क्या मिल रहा है, x+2 पुट किए तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा इसका आउटपुट, तो आ जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे r है तो r के बदला में आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x+2 पुट करना पड़ेगा। तो करिए पुट x+2, ये मैंने r की जगह पुट किया। अब -1 तो -1, +3 तो +3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमें आ जाएगी 2x + 5। ठीक है चलिए अब हम आते हैं एंड एफ ऑफ 2। अब हमें निकालना है क्या, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कहाँ पे, एफ ऑफ 2 पे। अब एफ ऑफ 2 जो है यह भी इनपुट के रूप में दे रहा है आपको। इनपुट के रूप में जब आपको एफ ऑफ 2 को लेना है तो आप सिंपल इसको पुट कीजिए। देखिए पहला तो आपका फंक्शन है, तो फंक्शन आर की जगह पे आपको पुट करना है एफ ऑफ 2। करिए पुट, आर की जगह पे आपको एफ ऑफ 2। सरप्राइज हो रहे होंगे देखकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट इनपुट वैल्यू अगर आपको यह दिया हुआ है तो आप यही पुट करोगे। इनपुट वैल्यू डाल दी यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। इज इक्वल्स टू 2 × आर है, आर के बदला वैल्यू क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 प्लस 3। अब हमें पता है, मैंने निकाला था पहले ही, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही। क्या निकाले थे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5 निकाले थे। क्यों, कैसे निकाले थे, वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये इस पूरे के बदला में हम 5 लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं। और इनके बदला में हम भी 5 लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 2, फिर ये क्या था आपका 5 निकाले हुए हैं, 5 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको, 4 हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका +3 छूट गया, +3 इक्वल्स टू 11। तो इस तरह से हम फंक्शंस के बेसिक क्वेश्चन देखें। आई होप आपको फंक्शन कुछ बेसिक आइडिया लग चुका होगा। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फंक्शन। अब इनसे आगे की डिस्कशन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप you will really enjoy this video. Thank you guys for watching this video. Do loving and keep supporting our channel.